नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए, एक बात मैं आप लोगों को आज बताना चाहती हूँ। एक कहावत आप लोगों ने किसी न किसी शायद मूवी में सुना है। मूवीज आपने सबने देखी है। वैसे तो काफ़ी मूवीज़ है जो मोटिवेशनल मूवीज़ होती हैं, पता है आप लोगों को। वो मूवीज़ देखनी चाहिए। वैसे तो टीचर्स यही कहती है कि टीवी नहीं देखना चाहिए, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन केवल पढ़ाई पे ही फोकस करोगे, केवल दिन भर पढ़ते रहोगे ना, तो उतना प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। माइंड को अगर प्रोडक्टिव रखना है, जो भी आपने पढ़ा है अगर उसको थोड़ा प्रोडक्टिव करना है, इफेक्टिव करना है, तो आपको कुछ ना कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। जैसे म्यूज़िक में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो एक बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग है। आप कोई भी म्यूज़िक बजाए, आधा घंटा पौन घंटा के म्यूज़िक बजाइए तो आपको बहुत रिफ्रेशिंग फील होता है। केवल म्यूज़िक ही नहीं, आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप वो काम करिए। जैसे मुझे मूवी देखना बहुत पसंद है, मैं भी देखती हूँ, मेरे बच्चे भी देखते हैं। मेरी बेटी के 12th के एग्ज़ाम थे, बोर्ड के एग्ज़ाम देख के आती थी और हम डेफिनेट था कि हम मूवी देखने जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन मूवीज़ देखनी कौन सी है वो इम्पॉर्टेंट है। कुछ मोटिवेशनल मूवीज़ हैं, अभी जो आपका लाइफ साइकिल है उससे रिलेटेड है, वो मूवीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। क्योंकि उन मूवीज़ में हमें ये बताया जाता है कि लाइफ में स्ट्रगल कैसे करना है, कौन सा फेस है जो आपकी लाइफ में आएगा और उसको कैसे फेस करना है। डीमोटिवेट नहीं होना है, हमको उसको फेस करना है। कोई भी अगर स्ट्रगल आ जाए, कोई भी हमारी कंडीशन आ जाए, तो ऐसा नहीं कि हम हार के बैठ जाए, हम डिप्रेस होके बैठ जाए। हमें मोटिवेट होना है, हमें उस जो हमारे सामने संघर्ष आया है हमें उससे लड़ना है और लड़ के हमें जीतना है। कहते हैं ना, हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। तो आप हारोगे तो ज्यादा मेहनत करोगे, और ज्यादा मेहनत करोगे तो रिजल्ट भी ज्यादा मिलेगा। कौन कौन सी है वो मूवीज पता है? 3 इडियट देखी हुई आप लोगों ने? बहुत पुरानी मूवी है लेकिन देखनी है, सबको एक बार जरूर देखनी चाहिए लाइफ में। 12th फेल, वो भी बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग जरूर देखिएगा। लेकिन 12th के एग्जाम के बाद देखना, अभी मत देखना, ठीक है। उसके अलावा और मूवी मैं बताती हूँ आपको, सुपर 30। ये कुछ मूवीज है जो आप जरूर देखना। ये बहुत मोटिवेशनल मूवी से एक मोटिवेशन आता है कि अगर हम लाइफ में कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी भी तरह का स्ट्रगल आपकी लाइफ में आ सकता है और कभी भी आ सकता है। स्ट्रगल कभी भी बता के नहीं आएगा, वो हमेशा बिना बताए आएगा। तो ऐसे बिना बताए हुए स्ट्रगल को हमें फेस करना है, हिम्मत से फेस करना है और उससे आगे निकल के हमें उसके अंदर सक्सेस लेनी है, ठीक है। ऐसी ही एनर्जी के साथ हम आज का हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स तक हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, परावर्तन के बारे में पढ़ा था और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा था। मिरर कैसे काम करता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, वो सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर तक पढ़ ली थी। आज हम थोड़ा और इंटरेस्टिंग पार्ट लेते हैं और वो आप अपनी लाइफ में बार बार देखते भी हैं। कहाँ देखते हैं वो आप मुझे बताएंगे कि आप लोगों ने इस चीज को लाइफ में कहाँ देखा, ठीक है। कमेंट जरूर करना, मुझे बताना जरूर कि आपने लाइफ में लाइट के इस फिनोमिना को कहाँ देखा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेक्चर। क्या है आज का लेक्चर? है हमारा प्रकाश का परावर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सुना है कहीं? ये देखा है कहीं डेली लाइफ में? कहाँ देखा है आगे बताऊंगी मैं आपको एग्जाम्पल में। प्रकाश का परावर्तन तो आपने लास्ट लेक्चर तक पढ़ा था, उसमें हमने परावर्तन के जो भी थीम्स होते हैं, जो भी चीजें होती है, हमने वो सारे क्या क्या लॉज होते हैं हमने वो सारे पढ़े। परावर्तन पे बेस्ड जो डिवाइस होता है मिरर, वो भी हमने पढ़ा, मिरर फॉर्मूला भी हमने पढ़ा, ये सारी चीजें हमने पढ़ी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लाइट का एक और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है, वो होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन, इंग्लिश में दोनों वर्ड एक जैसे दिखते हैं बोलने में, वो रिफ्लेक्शन होता है, ये रिफ्रैक्शन है, अपवर्तन है। जो परावर्तन था, परावर्तन में हमने ये कहा था कि लाइट अपने ही माध्यम में रहती है, लाइट अपना माध्यम बदलती नहीं है, जिस माध्यम में थी उसी माध्यम में वापस से पलट के चली जाती है, मीडियम चेंज नहीं होता है। बाउंस बैक हो गई, हमने दीवार पे बॉल मारी, बॉल वापस से रिटर्न होके आ गई, बाउंस बैक हो गई। तो जिस मीडियम में थी लाइट उसी मीडियम में रहती, मीडियम चेंज नहीं होता है। लेकिन क्या ऐसा होता है कि लाइट दूसरे मीडियम में नहीं जाए? अगर ऐसा होता
मैं एक कोई मोटा स्लैब ले लूं और उसको अगर मैं पेपर पे लिखे हुए कुछ शब्दों के ऊपर रख दूं तो क्या हमें वो शब्द दिखेंगे? नहीं। अगर ऐसा होता तो हमें वो पेपर पे लिखे हुए शब्द दिखाई नहीं देते। आपकी दीवार पे जो मोटे मोटे ग्लासेस लगे हुए होते हैं, कई जगहों पर रूम्स के अंदर ग्लासेस लगे हुए होते हैं, अगर ऐसा होता तो उस मोटी ग्लास से लाइट आर पार होकर हमें दीवार के दूसरी तरफ क्या है वो हमें दिखता नहीं है ना। तो हमें क्या करना है, लाइट का दूसरा फिनोमिना पढ़ना है जो मीडियम चेंज करने पर शो होती है। वो कौन सा है? अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। इसमें क्या होगा, लाइट अपना मीडियम चेंज करेगी, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो कैसा बिहेवियर दिखाती है वो हमें अपवर्तन में पढ़ना है। क्या कहता है ये डेफिनेशन? जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से, पारदर्शी माध्यम क्या होता है? एयर, है ना, वाटर भी हो सकता है, पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। जो जिस डायरेक्शन में आ रही है उस डायरेक्शन से वो डेविएट हो जाएगी। और कोई जरूरी नहीं है कि पारदर्शी माध्यम ही हो, कोई कलर्ड मीडियम भी हो सकता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, हमें दिखना चाहिए उसके अंदर। जैसे कई बार नींबू पानी आप बनाते हैं तो नींबू पानी बिल्कुल पारदर्शी नहीं है, लेकिन अगर हम नींबू पानी के अंदर एक चम्मच रखेंगे तो क्या हमें चम्मच दिखाई देगा? दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि पारदर्शी है, बिल्कुल क्लियर नहीं है लेकिन पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, तो कोई भी किरण जब हवा से, एयर से किसी पारदर्शी माध्यम में जाती है या किसी पारदर्शी माध्यम से हवा में आती है, दोनों चीजें होती है, उल्टी भी हो सकती है। ठीक है, तो उस केस में वो अपने पाथ से विचलित हो जाती है, जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो आ रही है उससे डेविएट हो जाएगी। डायग्राम से समझते हैं इसको और अच्छे से समझ में आएगा। ये इसका डायग्राम है, पढ़ा हुआ है वैसे तो आप लोगों ने, है ना। कहाँ पढ़ा था? 10th में पढ़ा था, रिफ्रैक्शन भी पढ़ा था हमने, रिफ्लेक्शन भी पढ़ा था और रिफ्रैक्शन भी पढ़ा था, परावर्तन भी पढ़ा था और अपवर्तन भी पढ़ा था। बस 12th में हमें उसको और डिटेल में पढ़ना है। जो चीजें आप लोगों ने 10th में छोड़ दी थी उसकी पूरी डिटेल थ्योरी वही हमें करनी है। 10th में आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला यूज करते थे, 1/u + 1/v = 1/f। अभी हमने उसको पूरा डिराइव किया, कॉन्सेप्ट वो का वो है। इसी तरह से रिफ्रैक्शन भी है, लेंस आपने पढ़ा है पूरा, रिफ्रैक्शन आपने पढ़ा है पूरा, और फिर उसके बाद आपने लेंस फॉर्मूला डायरेक्ट यूज किया था, अभी हमें उसको पूरा डिराइव भी करना है। तो सिर्फ 10th की जो फिजिक्स है हम उसको और ब्रॉड वे में और थोड़ा सा उसको एक्सपेंडेड वे में और डिटेल में पढ़ते हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और एक चीज और है बच्चों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं ना, चाहे बीएससी के बाद, एमएससी के बाद, अगर आपकी 11th-12th की फिजिक्स अच्छी है तो आप कोई भी फिजिक्स आ जाए, चाहे बीएससी की आ जाए, चाहे एमएससी की आ जाए, चाहे आप बीटेक की कर ले, किसी भी तरह की फिजिक्स करेंगे, बेस तो यही है। अगर आपने 11th-12th की फिजिक्स अच्छी कर ली, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, तो आगे कहीं फिजिक्स में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आराम से समझ जाएंगे। आगे हायर क्लासेस में फिजिक्स में दिक्कत तभी आती है जब आपका 11th-12th का बेस क्लियर नहीं है, क्योंकि यही चीजें, जैसे आपने 10th में लाइट का छोटा पार्ट पढ़ा, 12th में थोड़ा और एक्सपेंड में पढ़ लिया, अब और आगे जाएंगे, बीएससी में जाएंगे तो और एक्सपेंड फॉर्म में पढ़ेंगे, एमएससी में जाएंगे और एक्सपेंड फॉर्म में, इसी चीज को ही पढ़ेंगे हम, बस थोड़ा सा और हम डीपली जाते जाएंगे और हम उसको डिटेल में स्टडी करते जाएंगे। चलिए, रिफ्रैक्शन को हम डायग्राम से समझते हैं। ये हमारी ग्लास स्लैब है, दिख रही है ब्लू कलर की, ये ग्लास स्लैब है। सिर्फ कलर चेंज करने के लिए थोड़ा सा आपको लगे कि ये ग्लास है, इसलिए यहाँ पे कलर दूसरा दिया गया है, अदरवाइज ग्लास ट्रांसपेरेंट ही यूज करना है। ठीक है, तो ये हमारी ग्लास है, ग्लास स्लैब है हमारी ABCD। ये ग्लास पर जो डाला गया है MN, ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। इस पर हमने ये एक लाइट इंसिडेंट करी है, PO हमारी इंसिडेंट लाइट है, आपतित किरण है। हम पढ़ चुके हैं आपतित किरण अभिलंब के साथ, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम क्या डिनोट करते हैं? I से कहते हैं, जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, आपतन कोण कहा जाता है। रिफ्लेक्शन में तो क्या हो रहा था? रिफ्लेक्शन में ये लाइट, यहाँ पे हमारा मीडियम भी कैसा था? ऑपेक मीडियम था, एक रफ सरफेस थी, उससे लाइट टकरा रही थी और टकरा कर बाउंस बैक होकर वापस से कहाँ चली गई थी? ये यहाँ चली गई थी, ऐसे।
ये कहाँ था? रिफ्लेक्शन में था। लेकिन अभी हम रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। हमारा मीडियम भी क्या है? ट्रांसपेरेंट है, न कि ऑपेक मीडियम है। ठीक है, तो अब क्या हुआ? ये लाइट आई, अब लाइट इस दूसरे मीडियम में एंटर करेगी। जानी तो इसी पाथ पे चाहिए थी आगे, लेकिन हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा? लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना पाथ चेंज कर लेती है। इसने अपना पाथ चेंज कर लिया, यहां आ गई। देखिए, ये जो OS है ये हमारी रिफ्रैक्टेड रेट है, अपवर्तित किरण है। तो ये इंसिडेंट रे थी, I एंगल पर इंसिडेंट हुई, और ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, R एंगल पर रिफ्रैक्ट हो गई। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हो गया। इसी फिनोमिना को क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है, रिफ्रैक्शन कहा जाता है। I एंगल ऑफ इंसिडेंस है, R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अगर हम परावर्तन को देखें तो परावर्तन में हमने कहा था I और R इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण बराबर होते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे ये नियम लगेगा? नहीं लगेगा ना, क्योंकि I तो ये है और R ये है। अब R हमारा चेंज हुआ तभी तो वो अपने पाथ से डेविएट हुई। अगर सेम होता तो हमें ये वाला एंगल मिलता, ये वाला एंगल, है ना। अगर I और R सेम होता तो हमें ये वाला एंगल मिलता। इसका मतलब लाइट अपने पाथ से डेविएट ही नहीं होती, तो ये अपवर्तन थोड़ी ना हुआ। अपवर्तन में लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा इधर ही आएगी, ये इधर भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब किस केस में जाएगी वो अपन आगे स्टडी करेंगे। लाइट सिर्फ अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, या तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी या नॉर्मल से दूर चली जाएगी। नॉर्मल की तरफ झुकेगी तो ये, नॉर्मल से दूर चली गई तो ये। लेकिन I कभी भी R के इक्वल नहीं होगा, या तो I R से छोटा होगा या I R से बड़ा होगा। वो डिपेंड करेगा कि लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में आ रही है, उसके अकॉर्डिंग वो लाइट का बेंड होता है। ठीक है, परावर्तन अपवर्तन सिंपल क्या है? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट प्रवेश करती है, प्रकाश प्रवेश करती है, तो अपने पाथ से विचलित हो जाती है, जैसा कि इस डायग्राम में हमने समझाया है। एग्जाम में अगर आता है आप डेफिनेशन लिखेंगे और साथ में ये पूरा अच्छे से डायग्राम भी बना के आएंगे। अगर आप चाहें तो कलर पेन भी एग्जाम में यूज कर सकते हैं। जैसे इस डायग्राम में पूरा आपको कलर्ड पेन दिख रहा है। इंसिडेंट रे को हमने ब्लैक से बनाया, जो रिफ्रैक्टेड रे जो हमारा ग्लास है उसको हमने ब्लू से बनाया। आप इतना मत यूज करिए, लेकिन ब्लैक रेड पेन तो आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक रेड ग्रीन 3 कलर्स यूज करिए। जितना अट्रैक्टिव आप फिगर को बनाएंगे एग्जामिनर उतना ही ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, और वो थ्योरी नहीं पढ़ेगा और आपके डायग्राम से मार्क्स दे देगा। क्योंकि अगर आप डायग्राम को समझ के बना रहे हैं, आपने अलग अलग रेज बनाई हैं, अलग अलग कलर यूज किए, इसका मतलब आपने डायग्राम को समझा है। और डायग्राम को आपने समझा है, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो आप डायग्राम बना पाएंगे। रे डायग्राम का जैसे केस था, तो अगर आपने रे डायग्राम को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाया, थोड़ा कलरफुल बनाया, तो एग्जामिनर समझ जाएगा ना कि इसको कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, कौन सी रे कहाँ पे जा रही है, कैसे बेंड हुई, वो सब चीजें आपको पता है। बाकी की तो सारी मैथमेटिक्स है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। तो अगर आपने डायग्राम अच्छा बनाया तो आपके आधे मार्क्स तो ये मान के चलिए कि मिल जाएंगे। ठीक है, तो डायग्राम को हमें बहुत ही अट्रैक्टिव और कलरफुल बनाना है। चलिए आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम हमारा टॉपिक, जो मैंने आपको कहा कि हम डेली लाइफ में रिफ्रैक्शन को देखते हैं। जब तक हम फिजिक्स को अपने डेली लाइफ से कंपेयर नहीं करेंगे, हमें फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्योंकि आप जब डेली लाइफ में फिजिक्स कहाँ हो रही है आप वो समझेंगे, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा। आप हर चीज में सोचेंगे कि इसमें क्या फिजिक्स लग रही है। साइंटिस्ट यही तो करते हैं। याद है आपको, एक मूवी में कल देख रही थी, मिशन मंगल। उसमें विद्या बालन एक जगह पे अटक जाती है और उसका जो पाथ बनना चाहिए था, या जो उसको सैटेलाइट लॉन्च करना था, रॉकेट लॉन्च करना था, उसमें वो कहीं उलझ गई थी। तो उसने क्या फिजिक्स लगाई थी, कहाँ फिजिक्स लगाई थी? गैस खत्म हो गई थी, पूड़ी बन नहीं पा रही थी, तो जो उसकी मेड थी वो आती है और कहती है कि गैस तो खत्म हो गई, अब पूड़ी बन नहीं सकती है। तो उसने क्या कहा, अरे तेल अभी इतना गर्म है कि उसमें आराम से पूड़ी निकल सकती है। उससे उसको ये दिमाग में आया कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे इंजन को एपीजी पे बंद करना पड़ेगा।
तो जब हमने ऑपोजिट पे इंजन को बंद कर दिया तो उसके ऑर्बिट में एक राउंड तो अपने आप ही ले लेगा, उसके लिए किसी भी तरह की ईंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जैसे ही वो वापस ऑपोजिट पे आएगा, उसको थोड़ा सा देंगे तो वो अपना क्या करेगी, पाथ थोड़ा सा आगे जाएगी और वापस से राउंड लेगी। तो ऐसे सबसे मिनिमम फ्यूल में पहला इंडिया ही ऐसा कंट्री था जो मंगल तक पहुंचा था। मिनिमम वेटेज के अंदर कितना था, उसका जो कॉस्ट आई थी जब लॉन्चिंग करी गई थी, तो पीएम मोदी ने उस वक्त ये कहा भी था कि 1 कप चाय का जो खर्चा होता है उससे कम खर्चे में भी हम कहां पहुंच गए थे, मंगल तक पहुंच गए थे, इतना कम खर्चा लगा था। तो साइंटिस्ट क्या है, अपनी डेली अपनी चारों तरफ होने वाली जो साइंस है उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसी से ही सॉल्यूशंस निकलते हैं। कोई भगवान नहीं आते उनके दिमाग में बताने के लिए कि आपको ये सॉल्यूशन निकालना है। वो क्या करते हैं, अपने दिमाग को हमेशा इतना एक्टिव रखते हैं कि अपनी चारों तरफ होने वाली साइंस से, जो भी साइंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। साइंटिस्ट कोई स्पेशल नहीं होते, हर कोई साइंटिस्ट बन सकता है, बस अपना दिमाग हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारी जो सोच है वो वैज्ञानिक रखनी पड़ेगी। हर चीज में हमें साइंस खोजनी पड़ेगी। बेसिकली जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको तो साइंस की तरफ पूरा डिवोशन रखना ही पड़ेगा, अपना पूरा दृष्टिकोण वैज्ञानिक रखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए डेली लाइफ में हम अपवर्तन को कहां देखते हैं, रिफ्रैक्शन को कहां देखते हैं, ये एग्जांपल दिख रहा है, कई बार देखा होगा आपने। ये ग्लास खाली है, इसमें कोई पानी नहीं या कोई भी हमने सॉल्यूशन नहीं भरा हुआ है, ये पेंसिल डाली बिना मुड़ी हुई हमें बिल्कुल सीधी दिख रही है। यही अगर अपन पानी में भर देते हैं तो ये हमें क्या दिख रही है, टेढ़ी दिख रही है ना, जाने तो इस डायरेक्शन में चाहिए थी लेकिन ये टेढ़ी हो गई, अपने पास से डेविएट हो गई। ये अपवर्तन है, ये रिफ्रैक्शन है। ठीक है, तो ऐसे आप लाइफ में और भी एग्जांपल्स देखिएगा कि कहां कहां आपको अपवर्तन देखने को मिलता है। बताओ एक और एग्जांपल। स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हो ना आप लोग, कई बार हमें लगता है कि अरे ये रहा बॉटम, हाथ लगाया और हम टच कर लेंगे, लेकिन वो इतना नजदीक होता है, वो बहुत दूर होता है। ये भी क्या है, अपवर्तन ही है, रिफ्रैक्शन ही है। जो रियल डेप्थ है हमें वो रियल डेप्थ नहीं दिखती है, बल्कि एपरेंट डेप्थ दिखती है, मतलब हमें ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। ये भी किस कारण से है, रिफ्रैक्शन के कारण ही, अपवर्तन के कारण। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो आप डेली लाइफ में हर जगह रिफ्लेक्शन को भी देखते हैं और रिफ्रैक्शन को भी देखते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट, जैसा हमने रिफ्लेक्शन के नियम बताए थे, परावर्तन के नियम बताए थे, उसी तरह से अपवर्तन के भी कुछ नियम हैं। पहला नियम क्या है अपवर्तन का, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। हमने पूरा पेपर पे डायग्राम को बनाया है, पेपर पे डायग्राम को बनाया है, इसका मतलब वो एक ही तल में है, एक्स वाई प्लेन में है और वहीं पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, ये एक ही तल में उपस्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या कह रहा है, जब एक वर्णी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले माध्यम में निर्मित आपतन कोण, ये क्या होता है, आई, इंसिडेंट एंगल, उसको हम किसे डिनोट करते हैं, आई, उसकी जया, जया मतलब साइन, ट्रिग्नोमेट्री का जो साइन है, तथा दूसरे माध्यम में निर्मित अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण मतलब आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसकी जया मतलब साइन। साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल साइन आई और साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल साइन आर, इनका जो रेशो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। और ये कांस्टेंट भी किसके इक्वल होता है, माध्यम के अपवर्तनांक के इक्वल होता है। ठीक है, इस नियम को एक नाम दिया गया स्नेल का नियम। अपवर्तन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही स्नेल का नियम है। कई बार एग्जाम में सेक्शन ए में केवल ये भी आ सकता है कि स्नेल का नियम समझाइए। तो स्नेल का नियम क्या है कि जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यम में जो एंगल बने, जो कोण बने, उनके साइन का रेशो इक्वल होता है अपवर्तनांक के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ठीक है, ये कैसे लिखा गया है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल 1 and 2। ये जो 1 and 2 है ये क्या बता रहा है, ये वो वाला मीडियम है जो दूसरी तरफ लिखा गया है, ये वो वाला मीडियम है जिसमें लाइट जा रही है।
और जो पहले लिखा गया है ये वो वाला मीडियम है जिससे लाइट आ रही है। जैसे अगर एयर से वाटर में जा रही है तो मीडियम 1 हमारा वाटर हो जाएगा, मीडियम 1 हमारा एयर हो जाएगा और मीडियम 2 वाटर हो जाएगा। वाटर से ग्लास में जा रही है तो मीडियम 1 हमारा वाटर हो जाएगा, मीडियम 2 ग्लास हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे कैसे इसको? 1 and 2 को जो लिखा जाता है कई बार 1 and 2 ऐसे भी लिखा जाता है और कई बुक्स के अंदर आपको 1 and 2 ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, ऊपर भी लिखा हुआ मिलेगा। ये किसके इक्वल होता है? जो ऊपर वाला है उसको पहले लिखना है, जो नीचे वाला है उसको बाद में लिखना है। बस ये याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल में भी कई जगहों पर आएगा। 1 and 2 मतलब होता है n2 अपॉन n1। ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको पहले लिखा जाएगा अपॉन नीचे वाली वैल्यू। जैसे अगर अपन ने लिख दिया n एयर ग्लास तो क्या लिखा जाएगा? n ग्लास अपॉन n एयर, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल में क्या करते हैं, अपन को ध्यान नहीं होता है तो अपन उल्टा लिख देते हैं, तो वो वैल्यू पूरी गलत हो जाती है, उल्टी हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा स्नेल का लॉ है, स्नेल का नियम है। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल n2 अपॉन n1, इसी को क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट, अब जो हमने पहले पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? 2 केसेस हो सकते हैं, या तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ती है या लाइट नॉर्मल से अवे हो जाती है। तो किस केस में होगा कि नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, किस केस में होगा नॉर्मल से अवे होगी, वो हम समझते हैं। हमने मान लिया कि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करी। विरल माध्यम कौन सा हुआ? विरल माध्यम हम एयर मान सकते हैं, विरल माध्यम हमारा एयर हो सकता है। ठीक है, और सघन माध्यम कौन सा हो गया? वाटर हो गया। ठीक है, विरल मतलब जिसकी डेंसिटी कम है वो विरल माध्यम हो गया, रेयर मीडियम हो गया, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, जिसका घनत्व ज्यादा है, वो सघन माध्यम हो गया। ठीक है, एयर और वाटर का अगर केस है तो एयर विरल हो गया और वाटर डेंसर हो गया, मतलब सघन हो गया। वाटर और ग्लास का केस होगा तो वाटर हमारा विरल बन जाएगा और ग्लास हमारा सघन बन जाएगा। दोनों को कंपेयर करके किया जाता है, हमेशा कोई फिक्स नहीं कि वाटर हमेशा सघन ही रहेगा, वो कंपैरिजन में होता है दोनों मीडियम्स के। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो सघन माध्यम होता है उसका ज्यादा होता है, विरल माध्यम का कम होता है। जितना ज्यादा सघन होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका अपवर्तनांक उतना ही ज्यादा होता है। तो अगर हम मानते हैं विरल माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, सघन माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, तो n2 ग्रेटर देन n1 होगा। ठीक है, जब n2 ग्रेटर देन n1 है, मैं n1 को यहाँ डिवाइड में लिया हूं तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी? हमें 1 से ग्रेटर मिल जाएगी। स्नेल के नियम में हमने पढ़ा है n2 अपॉन n1 कितना होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये जो n2 अपॉन n1 है इसकी जगह पे हमने रख दिया साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। अब अगर मैं इस साइन आर को इधर ले लूं तो साइन आई ग्रेटर देन साइन आर, दोनों तरफ अगर ट्रिग्नोमेट्री के सेम होते हैं तो हम उसको हटा भी सकते हैं और डायरेक्ट हम कह सकते हैं आई ग्रेटर देन आर होगा। मतलब जो आपतन कोण है, जिस कोण पे लाइट आ रही है वो ज्यादा होगा और जो अपवर्तन कोण है वो कम होगा। अगर अपवर्तन कोण कम है, जानी कहां चाहिए थी डायरेक्शन? ये लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये ऐसे नहीं जा रही है क्योंकि हमें आर को आई से कम बनाना है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी। मतलब कंक्लूजन क्या निकला? जब लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। पानी से वाटर में गई, नॉर्मल की तरफ मुड़ी, वाटर से ग्लास में गई, नॉर्मल की तरफ मुड़ी। ठीक है, जब भी एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। इस केस में आई ग्रेटर देन आर हो जाएगा। सेकंड केस, सेकंड केस इसका उल्टा ले लेते हैं। अब लाइट क्या कर रही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है। ये सघन माध्यम है, मान लिया ग्लास है, और ये विरल माध्यम है, मान लिया वाटर है या एयर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, n2 ग्रेटर देन n1 है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा?
n2 अपॉन n1 की जो वैल्यू मिलेगी वो अब हमें लेस देन 1 मिलेगी। पिछले केस में तो क्या हो रही थी, ग्रेटर देन 1 मिल रही थी, अब हमें लेस देन 1 मिलेगी। n2 अपॉन n1 स्नेल लॉ से क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर होता है, साइन आई अपॉन साइन आर लेस देन 1 हो जाएगा, साइन आई लेस देन साइन आर मतलब आई लेस देन आर हो जाएगा। अब इस केस में आई छोटा होगा और आर बड़ा होगा। ये देखिए इस डायग्राम में अगर इक्वल होता तो ये रे ऐसे आती। अब हमें क्या करना है, आर को आई से बड़ा बनाना है, तो लाइट हमारी उधर चली गई, मतलब नॉर्मल से दूर चली गई। तो कंक्लूजन क्या निकला, जब लाइट विरल से सघन में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, जब सघन से विरल में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ठीक है, ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है। वाटर से एयर में, एयर से वाटर में गई, क्या हो गया, नॉर्मल की तरफ मुड़ी। वाटर से ग्लास में गई, नॉर्मल की तरफ मुड़ी। ग्लास से वाटर में आई, नॉर्मल से अवे हो गई। वाटर से एयर में आई, नॉर्मल से अवे हो गए। ठीक है, जब भी विरल से सघन में जाएगी नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, सघन से विरल में जाएगी नॉर्मल से दूर हो जाएगी। बस ये कॉन्सेप्ट है हमारा इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो है क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। ठीक है, हमने क्या कहा कि लाइट आई सघन से विरल में आ रही है तो क्या हो रही है, नॉर्मल से दूर हो रही है। नॉर्मल से दूर होते 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 एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि वो 90 डिग्री पर चली जाएगी। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये आ रही है लाइट। ठीक है, मान लिया ये किसी और एंगल पर आई, ऐसे आई तो ये इस तरफ गई। ठीक है, फिर ये और ऐसे गई तो ये और इधर हुई। ऐसे होते होते कोई एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा होगा जिस पर जब लाइट इंसिडेंट होगी तो वो 90 डिग्री पर चली जाएगी। जो उसका रिफ्रैक्शन होगा, जो उसका अपवर्तन होगा, वो 90 डिग्री पर हो जाएगा। इस एंगल को, इस पर्टिकुलर एंगल को क्या कहा जाता है, क्रिटिकल एंगल कहा जाता है, क्रांतिक कोण कहा जाता है। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके संगत विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। कंडीशन क्या जरूरी है कि लाइट डेंसर से रेयर में आनी चाहिए। रेयर से डेंसर होगा तब तो क्या होगा, वो हर वक्त नॉर्मल की तरफ ही मुड़ती रहेगी। हमें तो 90 डिग्री बनाना है, तो 90 डिग्री बनाने के लिए हमें मीडियम को क्या करना पड़ेगा, डेंसर करना पड़ेगा। तो एक वो पर्टिकुलर एंगल जिस पे जब लाइट इंसिडेंट होगी तो अपवर्तित लाइट 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। उस पर्टिकुलर एंगल को क्या कहा जाता है, क्रांतिक कोण कहा जाता है और सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको फिगर में दिख रहा है ना आपको, पहला वाला मीडियम सघन लिया है, मान लिया कांच है। दूसरा वाला मीडियम विरल लिया है, मान लिया एयर है। तो जब कांच से हवा में आई और एक पर्टिकुलर एंगल सी पर इंसिडेंट हुई तो वो 90 डिग्री पर चली गई। तो ये जो सी एंगल है इसको क्या कहा जाता है, क्रांतिक कोण कहा जाता है। अब अगर हम इसका छोटा सा फॉर्मूला निकालें, डेरिवेशन करें, तो हमने मान लिया कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में प्रवेश कर रही है। तो स्नेल लॉ क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1n2। 1n2 का मतलब क्या हुआ, मैं यहां लिख देती हूं n2 अपॉन n1। ठीक है, अब क्या कह रहा है, आई हमारा सी है, क्रांतिक कोण है, तो आर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहां रख देते हैं, आई की जगह पे सी रख देते हैं, आर की जगह 90 रख देते हैं, तो ये बन गया n2 अपॉन n1। ठीक है, साइन 90 कितना होता है मैथ्स के स्टूडेंट्स, साइन 90 होता है 1, साइन 90 1 बन जाएगा। तो साइन सी इज इक्वल टू मिल गया n2 बाय n1। अब अगर मेरे पास साइन सी इज इक्वल टू n2 बाय n1 है तो मैं इसको, जो n2 बाय n1 है, इसको अपन कैसे लिखते हैं, 1n2। ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा करके लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूं n2 1, उल्टा कर दिया मैंने तो वो आ जाएगा 1 अपॉन साइन सी। ठीक है, अगर हमें मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो हम उसका क्रिटिकल एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। राइट, चलिए इसके बाद इसी से रिलेटेड ये टॉपिक क्यों कराया है वो आपको नेक्स्ट वाली जो डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं उससे समझ में आएगा। इसी से रिलेट करते हुए जो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब तक समझ में नहीं आता जब तक कि हम क्रांतिक कोण को नहीं समझते, जब तक कि हम अपवर्तन को नहीं समझते। और ये जो फिनोमिना है ये आप डेली लाइफ में हर जगह देखते हैं। अभी समझते हैं इसको क्या है। हम कह रहे हैं, पिछला जो केस था हमारा, पिछली जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसमें कहा था कि जब लाइट एक पर्टिकुलर एंगल C पर इंसिडेंट हो रही है तो वो 90 पर जा रही है, 90 डिग्री बनाकर अपवर्तित हो जाती है। अब अगर हमारी लाइट इंसिडेंट एंगल C से भी बड़ा हो जाए, C पर तो 90 पर जा रही है, अब अगर C से बड़ा हो जाए इंसिडेंट एंगल तो अब क्या होगा, लाइट उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है तो लाइट उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इसी को क्या कहा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या जरूरी है? पहली कंडीशन कि प्रकाश हमेशा सघन से विरल में जाए। अब आप कहेंगे ये तो रिफ्लेक्शन ही हो गया, तो नाम तो रिफ्लेक्शन ही दिया ना हमने, लेकिन मीडियम अलग हो गया। वो उस केस में ओपेक मीडियम में जा रही थी इसलिए टकरा के जा रही थी, यहाँ पे टकरा नहीं रही है, वो रिफ्रैक्ट होके जा रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में लाइट जानी चाहिए। विरल से सघन में होगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कभी भी नहीं होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए हमेशा सघन से विरल में जाए। दूसरा, जो आपतन कोण है उसका मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, आई की वैल्यू C से ग्रेटर होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल कहाँ है, हीरे का चमकना। डायमंड जो चमकता है वो इसी कारण से होता है, लाइट आएगी बेंड करेगी, वापस आएगी बेंड करेगी, तो वो लाइट अंदर ही अंदर रहेगी तो हमें वो चमकता हुआ दिखाई देता है। उसी तरह से जब बारिश के बाद पानी की बूंदें हवा में रह जाती है, उस पर जब लाइट गिरती है तो वो भी हमें कैसा दिखता है, कलर्ड दिखाई देता है। तो जल में वायु के बुलबुले का चमकना, इसी तरह से अगर अपन पानी के अंदर कोई एक वाटर बॉबल डाल देते हैं तो वो चमकता हुआ दिखाई देता है, तो उसका भी कारण यही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको हम फिगर से थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ये लो, ये मीडियम 1 है जो हमने अलग कलर से शो किया है, ये मीडियम 2 है जिसको हमने अलग कलर से शो किया है। अब लाइट हमारी ये इंसिडेंट हुई, ठीक है। इस केस में जो एंगल था वो क्रिटिकल एंगल से छोटा था, ये देखिए लेस देन C लिखा हुआ है, क्रिटिकल एंगल से छोटा, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा। ये हमारा डेंसर मीडियम है, मतलब हम इसको वाटर मान सकते हैं, और ये हमारी एयर हो गई, ठीक है। तो डेंसर से रेयर में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है। एंगल अभी हमारा क्या है, क्रिटिकल एंगल से छोटा है, तो क्या हो गई, लाइट यहाँ बेंट हो गई। अब क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गई तो 90 पे चली गई, क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो गई, उसी मीडियम में वापस आ गई। तो इसके अंदर हमने तीनों फिनोमिना समझा दिए हैं। इसी एक डायग्राम में आपके तीनों फिनोमिना समझ में आ गए। ये अपवर्तन है, जब सघन से विरल में जा रही है, अपने पाथ से डेविएट हो रही है। जब क्रांतिक कोण पर आ रही है 90 पर डेविएट हो रही है, और जब क्रांतिक कोण से बड़ी हो जाती है तो उसी मीडियम में वापस से चली जाती है। इस एक डायग्राम से हमने तीनों फिनोमिना को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। कुछ और एग्जांपल्स हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के देखते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और हमारी डेली लाइफ में हमें कहां कहां देखने को मिलता है। प्रकाशिक तंतु सबसे बड़ा जो इसकी एप्लीकेशन है, जो मार्केट में जिसको यूज़ किया जाता है और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु। इसमें हमारा यही काम है। क्या है प्रकाशिक तंतु? देखा आपने कभी, एक बल्ब है उसके ऊपर बहुत सारे वायर्स लगे हुए हैं और उसके अंदर हमें लाइट दिखती है, या फिर जो दिवाली पर आप लोग प्लेन लाइट लगाते हैं उसमें क्या हो रहा है, यही हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही हो रहा है। लाइट एंटर करी, यहाँ से लाइट एंटर करी, यहाँ से टकराई, यहाँ आई, वापस यहाँ से टकराई, यहाँ गई, यहाँ से टकराई, यहाँ आई, तो हर बार जितनी बार उसका रिफ्लेक्शन होता जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता जाएगा, उतनी उसकी चमक बढ़ती जाएगी। ठीक है, हीरे में भी क्या होता है, ऐसे ही होता है। जैसे मैं आपको बना के बता देती हूँ हीरे का। ये हमारा मान लिया डायमंड है,
यहाँ से लाइट आई, यहाँ टकराएगी, फिर यहाँ टकराएगी, फिर यहाँ टकराएगी, फिर यहाँ टकराएगी, तो अंदर ही अंदर वो मल्टीपली रिफ्लेक्ट होती रहेगी और जितनी बार रिफ्लेक्ट होगी उसकी चमक उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, तो यही चीज हमारा जो प्रकाशिक तंतु है, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मोस्टली हम मान सकते हैं किसका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। दूसरा है मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व। ये हमारी मछली है, मछली जो शिप को आने का अंदाजा लगा लेती है वो भी इसी कारण से होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। हीरे का चमकना हम पहले ही पढ़ चुके हैं, डायमंड का जो चमकना है वो भी इसी कारण से होता है। रेगिस्तान में मिरीचिका, मिरीचिका क्या है, जब भी रेगिस्तान में चलते हैं तो हमें लगता है कि जैसे चारों तरफ बारिश ही रेत ही रेत है। जैसे कभी अगर आप थार डेजर्ट गए हो तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारी रेत ही रेत होती है। आप वहां चल रहे हैं, दूर से हमें लगता है कि वहां पे पानी का कुछ पॉन्ड है या कुछ पानी है, लेकिन जब आप उसके पास जाते हैं तो वहां पानी नहीं होता है। ये कहलाती है मरीचिका, भय, भ्रम होना, पानी के होने का भ्रम होना, ये मरीचिका कहलाती है। ये भी किस कारण से होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही होती है। ठंडे देशों में ज्यादा मरीचिका बनती है। जल में परख नली का चमकीला दिखाई देना, अगर अपन पानी में टेस्ट ट्यूब को डिप कर देते हैं तो वो ज्यादा चमकती हुई दिखाई देती है, उसका भी कारण यही है। कांच में पड़ी दरारों का दिखना, कांच में जो दरार होती है वो हमें आराम से दिखाई दे देती है, वो भी इसी कारण से होती है। आपके फोन की जो स्क्रीन है, अगर उस पर हल्का सा भी स्क्रैच आ जाता है तो फट से दिखाई देने लग जाता है। ये भी किस कारण से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ठीक है, तो ये सारे बेसिक फिनोमिनाज हैं जो किसको डिनोट करते हैं, रिफ्रैक्शन फिनोमिना को डिनोट करते हैं। जब हमने ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिक्स की दो पार्ट्स हैं, रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी और वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाशिकी। किरण जो रे ऑप्टिक्स है उसके अंदर हमें दो फिनोमिना मोस्टली पढ़ने हैं। कौन कौन से, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन हम पढ़ चुके हैं, हम ये भी पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके नियम क्या है, मिरर से रिफ्लेक्शन होता है तो किस तरह से होता है, रिफ्लेक्शन के लिए मिरर का जो फॉर्मूला होता है वो कैसा होता है, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली। अभी हमने आज कौन सा शुरू किया, रिफ्रैक्शन, लाइट का एक मेजर दूसरा फिनोमिना रिफ्रैक्शन, अपवर्तन क्या होता है, कौन कौन से नियमों को फॉलो करता है, कैसा हम डेली लाइफ में हमें दिखता है, उससे रिलेटेड जो जो डेफिनेशन है, जैसे क्रिटिकल एंगल है, स्नेल्स लॉ है और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन है, ये सारी चीजें हमने इस लेक्चर में पढ़ी। तो आज हमने जो पढ़ा है वो बेसिक है, किसका, रिफ्रैक्शन का। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो आएगा रिफ्रैक्शन के यूजेस, मतलब हम इस रिफ्रैक्शन फिनोमिना को कहाँ यूज लेते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन को तो हम मिरर में यूज लेते हैं, उसी तरह से रिफ्रैक्शन को कहाँ यूज लेते हैं वो हमें पढ़ना है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, कंटिन्यूटी बनाते रहिए और वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।